नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं बाल मनोविज्ञान CDP से। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आप लोग अच्छे से लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यूपी टेट के लिए रामबाण क्लास होगी, तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यूपी टेट में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, CDP से, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य से, टेट से संबंधित, ठीक है, CTET हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, रीट, BPSC TRE 4, पंजाब टेट, मध्य प्रदेश टेट या टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, सभी में पूछी जाती है CDP। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को अच्छे से वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर के बैठा करिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की अभिरुचियां, अभि अभिक्षमताएं, वातावरण या दोस्तों इनमें से सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो दोस्तों मानव मन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, व्यक्ति की अभिरुचियां ये भी होता है, अभिक्षमताएं और वातावरण, और ये तीनों होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ये सभी मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं और वातावरण, तीनों होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चन चुनिंदा हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा में आने ही आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है यूपी टेट में। ठीक है दोस्तों, थ्योरिकल नहीं होते हैं जैसे CTET में पूछता है, बिल्कुल डिफरेंट है। जमीन आसमान का फ़र्क है CTET और यूपी टेट में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है क्लास। तो क्लास को अच्छे से वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं और आराम से बैठ जाइए। पूरा मॉक टेस्ट लगा कर ही उठिए, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जबरदस्त क्लास होगी धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंध है पढ़ने से, लिखने से, बोलने से या सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वह है दोस्तों आपका सीखने से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर या दोस्तों विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये दोस्तों आपका छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। ठीक है दोस्तों, बच्चा जो है शिक्षा के केंद्र में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल या दोस्तों इनमें से सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी टेट 2026 के लिए रामबाण क्लास है और यूपी टेट में 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चंस की हम तैयारी कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन से हमारे करेक्ट जाएंगे। देख लेना, आप लोग प्रैक्टिस लगाते रहिए, रोजाना मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, ज़बरदस्त मॉक टेस्ट होंगे। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की जो मुख्य विशेषता है वह है दोस्तों आपकी
व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने के लिए विषय के रूप में परिभाषित किया गया? सबसे पहले मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या दोस्तों व्यवहार का अध्ययन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के विषय के रूप में इसको परिभाषित किया गया था। ठीक है, अब तो व्यवहार का विज्ञान है, बाद में आपका ठीक है चेतना का भी विज्ञान हुआ, मन का भी विज्ञान हुआ, बदलता रहा है ये। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व जो हैं शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है दोस्तों और पूछा है नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है दोस्तों, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है ये दोस्तों आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, एंड्रिनल ग्रंथि ये दोस्तों आपकी अंतःस्रावी है, पीयूष ग्रंथि और दोस्तों थायराइड ग्रंथि ये भी दोस्तों आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट रहेगा, लार ग्रंथि ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? विकास कहा जाता है, विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, संतुलन, इक्विलिब्रियम, परिपक्वता, मिच्योरेशन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, ग्रोथ कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली जगह की आयु पर। ठीक है दोस्तों, बच्चे के अंदर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली जगह की आयु पर। 7 वर्ष की आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर, 9 वर्ष की आयु पर दोस्तों, या फिर दोस्तों 6 वर्ष की आयु पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, 11 वर्ष की आयु पर। ठीक है दोस्तों, 11 वर्ष की आयु पर बच्चे के अंदर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ये दोस्तों 11 से 18 वर्ष से आपकी जो आयु है ये दोस्तों आपकी किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, किशोर अवस्था आ जाती है इसमें। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। शारीरिक फिजिकल विकास का क्षेत्र है। तो दोस्तों विकास का जो क्षेत्र होता है ये दोस्तों आपका स्नायुमंडल भी होता है। ठीक है, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं स्नायुमंडल को। ठीक है, मांसपेशियों की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दोस्तों ये तीनों होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑल अबव। ठीक है, तीनों होते हैं ये दोस्तों आपके शारीरिक विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास शुरू होता है। ठीक है, विकास कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या दोस्तों पूर्व बाल अवस्था से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए।
सारे क्वेश्चंस एकदम धमाकेदार हैं, दमदार क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, सभी के लिए वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सभी में पहुंचाइए वीडियो के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हो रही है। और क्लास जो होती है हमारी रोज़ाना होती है 7:30 बजे। आज की जो क्लास है थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी, कुछ चीज़ें, ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेट हो जाएगा क्लास, तो आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, ठीक है। सीडीपी की हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, सीडीपी की और हिंदी की दोस्तों हमारी क्लास चल रही है 8:30 बजे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उसको भी देखिएगा, पीएम में शाम को 8:30 बजे क्लास होती है, 1 घंटे बाद है इसकी क्लास सीडीपी के बाद में, ठीक है। तो विकास शुरू होता है, तो दोस्तों विकास जो शुरू हो जाता है बच्चे का, वो दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। बच्चा जब गर्भ में होता है, पेट में होता है, तभी से बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। प्रसव पूर्व मतलब बच्चा होने से पहले से, है ना। तो बच्चा जब पेट में है, गर्भ में है, तो तब तक अब बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं है। हमसे पूछा है इनमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखा करिए, पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन को पॉजिटिव के रूप में लगाए जाते हैं, ठीक। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत, गतिशील प्रक्रिया, पूर्व कैनिक प्रक्रिया है दोस्तों, प्रतिवर्ती प्रक्रिया। पता है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, प्रतिवर्त प्रक्रिया। ये सिद्धांत नहीं होता है, तीनों बाकी आपके विकास के सिद्धांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से एक श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है, श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है, ठीक है। चलना, रेंगना, बैठना, ये दोस्तों हथेली दबोच लेना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से एक श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है, तो दोस्तों चलना जो होता है ये दोस्तों हमारा श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है, चलना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस विकासात्मक अवस्था में द्रुतगामी अभिवृद्धि और विकास देखा जाता है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, युवा प्रौढ़ावस्था में, या दोस्तों उत्तर बाल्य अवस्था में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस विकासात्मक अवस्था में द्रुतगामी अभिवृद्धि और विकास देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिप्पोक्रेटिस, आइजैक, अरस्तु या प्लूटो। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, हिप्पोक्रेटिस, ठीक है। हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन, औषधि शास्त्र कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये यूनान के पश्चात चिकित्सक शास्त्र के जन्मदाता थे। कहाँ के थे, यूनान के। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 460 से 370 ईसा पूर्व में माना जाता है, ठीक है। इन्होंने शरीर में स्थित 4 काम रसों, रक्त, पित्त, पीले कफ एवं काले कफ को स्पष्ट किया है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो कहाँ के थे, यूनान के थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर हैं, ठीक है। स्तर पूछा है हमसे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर पूछे हैं। 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं या 8 हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं, कितने बताए हैं इन्होंने, वो बताना है हमें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए,
3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में दोस्तों आपकी 2 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने और स्तर बताए हैं 3। याद रखिएगा, प्रत्येक में 2 अवस्थाएं बताई हैं और 6 स्तर जो बताए हैं वो 3 बताए हैं और अवस्थाएं जो बताई हैं वो 6 बताई हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? कुत्ता, बिल्ली, अपने बालक या चिंपांजी? तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो दोस्तों आपके अपने बालक, ठीक है, अपने बालक अवलोकन पर आधारित है, क्योंकि पियाजे ने अपने ही बच्चों के ऊपर प्रयोग किए थे। ठीक है, तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो अपने बच्चों के ही ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है दोस्तों, संवेदीगामक, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त बोल लीजिए या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल लीजिए। 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। संवेदीगामक जो कि इसकी जो आयु सीमा है, आयु सीमा जो बताई है 0 से 2 वर्ष बताई है। पूर्व की 2 से कितनी बताई है? 7 वर्ष। और मूर्त की 7 से 11 वर्ष और अमूर्त की 11 से 18 वर्ष बताई है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संवेदीगामक अवस्था में। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ठीक है, 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में या दोस्तों 10 से 13 महीने में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों। बच्चे जो हैं ज़्यादातर वो 10 से 13 महीने के बीच में बच्चे जो हैं सार्थक शब्द बोलने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग या स्किनर? तो पियाजे ने दोस्तों बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक तंत्रीय, अनुज्ञात्मक, प्रजातंत्रीय या दोस्तों नियंत्रात्मक? ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है दोस्तों, प्रजातांत्रिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्रजातांत्रिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या दोस्तों कोई भी अधिगम अंतरण का? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चला रहा है, तो ये जो आपका जो उदाहरण है ये दोस्तों आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता या अर्थपूर्ण संबंध? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है?
तो दोस्तों ये हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सीखने के वक्र, जिनको हम लर्निंग कर्व बोलते हैं, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ठीक है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या दोस्तों सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लर्निंग कर्व जो होते हैं ये कैसे सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? लर्निंग कर्व किसके सूचक हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं ये। ठीक है, किस प्रकार से हमारा लर्निंग चल रही है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे लेव बायोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या फिर एक निष्क्रिय गतिविधि है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। लेव बायोस्की के अनुसार अधिगम, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है दोस्तों, लेव बायोस्की ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो सामाजिक गतिविधि पे दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो समाज के साथ अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यय व भूल का सिद्धांत, या दो अनुबंधन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है दोस्तों, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत दोगे दोस्तों कॉलर ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रस्तावित किया था? हल ने, कैलेंडर ने, कोहलर ने, या विक्र ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। लक्ष्य प्रवणता, ठीक है, लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों ये आपके हल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? हल ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? ठीक है, किसने किया? सीखने का प्रयास व भूल का सिद्धांत, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों ये दिया था आपका, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किया। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो दोस्तों किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो को लास्ट। सीखने में पलायन आधारित है। ठीक है, सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, निलंबित पुनर्वलन पर, या दोस्तों पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सीखने में पलायन आधारित है, तो दोस्तों ये आपका नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित है। ठीक है, नेगेटिव पुनर्वलन। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, CDB की क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी और चलती रहेगी, और नई क्लास आपकी दोस्तों बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे पर्यावरण की क्लास है, इस प्रकार से। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका स्कोर क्या रहा है ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं यूपी टेट के माध्यम से, यूपी टेट की तैयारी के लिए सभी का वेलकम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेस्ट एजुकेशन चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस, नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।